जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और इस वीडियो में हम सिविल सर्विसेज को देखते हुए, बिकॉज सिविल सर्विसेज काफ़ी पास में है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो यूपीएससी के ही डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आज का जो वीडियो है ये हिस्ट्री पर आधारित है, इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यूपीएससी के सीडीएस और सीएपीएफ इनसे मोस्टली इंस्पायर्ड है। हालांकि आज का जो वीडियो है इनमें मैंने ज़्यादातर सवाल सीएपीएफ के रखे हैं, बट उनसे कुछ रिलेटेड सवाल अगर हैं एनडीए सीडीएस इन एग्जाम्स में तो उन्हें भी शामिल किया है। सो आपको क्या करना है, प्रत्येक सवाल पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, पोस्ट करके आपको खुद से सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। ऑप्शन भी मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद आपको देखना है कि कितने सवाल में से आपके कितने सवाल ठीक हुए। और रैंडम मॉक्स लगाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि यूपीएससी के खुद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करें। और जैसे ही इसकी जो वीडियो सीरीज़ है वो कंप्लीट होगी बहुत ही जल्द, आज या कल तक, मैं जितने भी टर्म्स के ऊपर, हिस्ट्री के अंदर जितने भी टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा, उन सबको कंपाइल करके उनके क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करूंगा। बिकॉज बहुत बार देखा गया है कि जो टर्म्स हैं या कोई इंपॉर्टेंट फिलोसोफर हैं जो सीडीएस या एनडीए में पहले पूछे गए हैं, उन्हें सिविल सर्विसेज के द्वारा रिपीट किया गया है। जैसे 2021 में भी आपको याद होगा जो सवाल था भभूति के ऊपर, यह पहले ही सीडीएस में पूछा गया था। इसी तरीके से ढेर सारे सवाल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन जो है ये एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों ही सेक्शन से है। पहला सवाल देखिए, रैयतवारी सेटलमेंट पर आधारित है और करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो रेंट है रैयतवारी सेटलमेंट के तहत, ये डायरेक्टली पे किया जाता था पीजेंट्स के द्वारा, किन्हें, गवर्नमेंट को। दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट है ये पट्टा जारी करते थे रेट्स के लिए, रेट्स का मतलब किसान होता है। तीसरा ये कि जो लैंड है ये सर्वे किया जाता था पहले, उसके बाद उसका आकलन किया जाता था, उसके बाद उस पर टैक्स लगाया जाता था। तो अब आपको बताना है करेक्ट, 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 3 या फिर नॉन। तो चूंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ज़मींदारी सिस्टम, रैयतवारी और महलवारी तीनों ही पर मैंने सेपरेट वीडियोस बना दिए हैं। हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जा कर के आप ज़रूर देखें, बिकॉज हर एक टॉपिक के साथ हमने ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है और जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन सीएपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि जो रेंट है ये पीजेंट गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते थे और रैयतवारी सेटलमेंट की यही विशेषता थी। अनलाइक द जमींदारी सिस्टम जिसमें पीजेंट्स जमींदार को रेंट पे करते थे, यहाँ पे इंटरमीडियरीज को हटा दिया गया। किस सिस्टम में? रैयतवारी सिस्टम में, जो कि मोस्टली साउथ इंडिया में एप्लीकेबल था। और इसके तहत जो रेंट है ये डायरेक्टली जो पीजेंट्स हैं या जो रेयत्स हैं, पीजेंट्स को ही रेयत्स कहा जा रहा है इस सिस्टम के तहत, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा था जमींदारी सिस्टम के मुकाबले, हर सिस्टम में अपने फ्लॉज थे और उन चीज़ों से भी सवाल आए हैं और जो कि मैंने वीडियोस में ऑलरेडी कवर किया है। दूसरा देखिए, क्या गवर्नमेंट पट्टा जारी करते थे? तो ये बात बिल्कुल सही है, पट्टा जारी किया जाता था किसानों को। और पट्टा बेसिकली एक तरीके का एग्रीमेंट था। इस पर स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी आया है केवल पट्टा के ऊपर। तीसरा ये कि जो लैंड है इन्हें सर्वे किया जाता था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये आसान सवाल मैंने लिया है, पहला ही सवाल है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब इसे आप आंसर करिएगा। देखिए ये परमानेंट सेटलमेंट पर आधारित है 1793 में। कमेंट करके ये बताइए कि परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, बिकॉज इससे आपका भी रिवीजन होगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ये है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है इसके द्वारा लैंड ओनरशिप राइट दिए गए किसानों को, यानी ज़मीनों पर मालिकाना हक दिया गया। दूसरा ये कि जो परमानेंट सेटलमेंट है इससे लैंड ओनरशिप राइट दे दिया गया जमींदार्स को, न कि किसानों को। तीसरा ये देखिए, जमींदार्स और टीलर्स अलग हैं, यानी जो उस खेत में खेती कर रहे हैं वो तो पीजेंट्स हैं, बट ज़मींदार वो हैं जिन्हें ज़मीनों का मालिकाना हक है। तीसरा ये कि ज़मींदार हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट बाय अ पर्टिकुलर डेट, यानी ज़मींदार को एक फिक्स अमाउंट पे करना होता था। चौथा ये कि जो ज़मींदार से इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ परमानेंट सेटलमेंट से। और ये है आपके ऑप्शंस, 1 ओनली, 2 and 3 ओनली या 4 ओनली, और चौथा है 1, 2 and 3। देखिए ऐसे सवालों में आपको कैसे ऑब्जर्व करना है। देखिए पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है पीजेंट्स को ओनरशिप राइट है, दूसरा जमींदार को। तो एक ही ज़मीन के दो ओनर्स तो होंगे नहीं, यानी या तो पहला सही है, मतलब दोनों में से कोई एक सही और एक गलत है, यानी 1 और 2 साथ में नहीं आ सकते। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है। बाकी चेक करते हैं।
तो हमें पता है चूंकि ये ज़मींदारी सिस्टम नाम ही है, तो परमानेंट सेटलमेंट में ओनरशिप राइट ज़मींदारों के पास थी और ज़मींदार ही कलेक्ट करते थे टैक्सेस को और उसके बाद ये गवर्नमेंट तक जाती थी। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। अगर दूसरा सही है और पहला गलत है तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन बी होगा। बाकी चेक कर लेते हैं। ज़मींदार को फिक्स देना पड़ता था, तभी तो ये परमानेंट इसका नाम था कि ये चेंज नहीं होने वाला, ये परमानेंटली फिक्स्ड कर दिया गया था। और चौथा ये कहा जा रहा है कि ज़मींदारों को फ़ायदा मिला। देखिए फ़ायदा मिला नहीं बल्कि नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यही थी कि फ़िक्स्ड अमाउंट पे करना था, तो कई बार मुनाफा कम भी होता था तो भी उन्हें फ़िक्स अमाउंट पे करना पड़ता था। पहली प्रॉब्लम। दूसरा ये कि जो टैक्स कलेक्शन की प्रैक्टिस थी वो बहुत ही हार्श होती थी, बिकॉज टाइम पर पैसे देने थे और बाकी सारी चीज़ें, तो इस वजह से कोई ख़ास फ़ायदा देखने को मिला नहीं। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या बनता है हमारा? ऑप्शन बी। अब देखिए ये मुग़ल पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन है और इस तरीके के सवाल ढेर सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है मुग़ल पेंटिंग्स के ऊपर। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब के अंदर भी मुग़ल पेंटिंग और चैनल का नाम फैसेट्स ऑफ यूपीएससी, तो डेफिनेटली आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मुग़ल पेंटिंग के ऊपर ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब आप इसे आंसर करिए रिविज़न के तौर पर। अबुल हसन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इमिनेंट पेंटर्स ऑफ जहांगीर राइन, यानी जहांगीर के दरबार में अबुल हसन सबसे एमिनेंट पेंटर थे। अब आपको बताना है कि जो मुग़ल दरबार सीन इन्होंने पेंट किया ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। क्या जहांगीर का जो एक्सेशन हुआ थ्रोन में उस चीज़ को, तानसेन के आगमन को दिखाता है, जहांगीर का इंटरेक्शन हुआ लोगों के साथ उसे दिखाता है, या फिर मुग़ल कोर्ट हिस्टोरियन के आगमन को दिखाता है? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए। जहांगीर जब थ्रोन पे एक्सीड करते हैं तो उस टाइम की पेंटिंग को डेपिक्ट किया गया है अबुल हसन के द्वारा। किनके दरबार में थे? कई बार तो डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है, तो जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर के टाइम को जेनिथ ऑफ मुग़ल पेंटिंग माना जाता है, यानी मुग़ल पेंटिंग का चरमोत्कर्ष जो है ये जहांगीर के राइन में देखने को मिला। अब देखिए इसी तरीके का एक सवाल एनडीए में भी पूछा गया था। दो कथन थे और आपको आंसर करना था। पहला ये कहा जा रहा है कि मुग़ल पेंटिंग अपने क्लाइमेक्स में पहुंचती है जहांगीर के टाइम पे। दूसरा ये कि जो औरंगजेब के दरबार है इनमें बहुत सारे फेमस मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग के आर्टिस्ट जो हैं ये शोभा बढ़ाते थे दरबार की। तो देखिए मुग़ल पेंटिंग जो है ये जहांगीर के टाइम पे तो चरमोत्कर्ष में पहुंचती है, बट धीरे धीरे ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। और औरंगजेब के टाइम पे जो आर्टिस्ट हैं वो जनरली जो है ये मुग़ल पेंटिंग मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग में औरंगजेब के कोर्ट में नहीं होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। और इसका रीज़न ये है कि औरंगजेब डिडंट लाइक पेंटिंग एंड फॉरबिड इट इन द कोर्ट। तो इस तरीके से पहला सही है और दूसरा गलत है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 तो सही है बट स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है। देखिए ये सवाल हमने कई बार कवर किया है, सीडीएस का जब हमने डिस्कशन किया उस टाइम पे भी, मुग़ल पेंटिंग वाली वीडियो में भी। तो इसे आप आंसर करिए कि जो फेमस मुग़ल पेंटिंग है जिसमें जहांगीर सफाविद किंग शाह अब्बास को एम्ब्रेस कर रहे हैं, ये जो पेंटिंग है ये किस मुग़ल पेंटर के द्वारा की गई? अबुल समद, अबुल हसन, दसवंत या बीसण दास? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। अगला सवाल देखिए, खिलाफत मूवमेंट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड इट वाज लेड फ्रॉम द फ्रंट बाय गांधी जी। तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में जैसा कि हमें पता है बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम पार्टिसिपेटेड। तो ये आपको बताना है कि ये मूवमेंट जो है ये अपना मोमेंटम क्यों खो देता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो पहला ऑप्शन ये कहा जा रहा है कि जो खलीफा का ऑफिस है वाज अबोलिश्ड इन टर्की इटसेल्फ एंड बेटर टर्म्स ऑफर्ड टू टर्की। दूसरा ये कि जो मुस्लिम लीग का अपोजिशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस के विपरीत। तीसरा ये कि स्पेशल कंसेशन दिए गए मुस्लिम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। चौथा ये कि इंटरनल फ्रिक्शन जो है ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच देखने को मिले। तो बेहद आसान सवाल है, इसका रीजन आपको पता होगा कि खिलाफत मूवमेंट अपना मोमेंटम इसलिए खो देता है बिकॉज यहाँ पे टर्की में जो है ये बेटर टर्म्स ऑफर किए जाते हैं और ऑफिस ऑफ खलीफा के पद को अबॉलिश कर दिया जाता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अब इसी पर आधारित एक थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसे आंसर करिए। आपको नॉट करेक्ट बताना है खिलाफत मूवमेंट से संबंधित। पहला ये है कि जो खिलाफत मूवमेंट है इसके द्वारा इस मूवमेंट के द्वारा ये डिमांड किया गया खलीफा मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम होली प्लेसेस। दूसरा ये कि जो रेडिकल ट्रेंड है खिलाफत मूवमेंट में वो रिप्रेजेंट किया गया यंगर लीडर्स के द्वारा जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली एंड मौलाना आज़ाद। तीसरा ये कि इंडियन मुस्लिम लीडर यूज खिलाफत एज अ सिंबल दैट कुड यूनाइट द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, यानी खिलाफत मूवमेंट को इस तरीके से एज अ सिंबल यूज किया गया कि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को ये यूनाइट करेगा।
चौथा ये कि जो दिल्ली कॉन्फ्रेंस हुआ सेंट्रल खिलाफत कमेटी के द्वारा 1920 में, इसमें ये डिसाइड किया गया कि एक मैसिव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। तो अगेन आप देखिए यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, खिलाफत मूवमेंट की मुख्य डिमांड ही यही थी। दूसरा ये कि हाँ, यंगर जो लीडर्स हैं इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। तीसरा ये कि इंडियन मुस्लिम को एज अ यूनाइट करने का माध्यम खिलाफत मूवमेंट हुआ। चौथा ये देखिए, दिल्ली कॉन्फ्रेंस नहीं, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में ये देखने को मिला। तो इस वजह से ऑप्शन डी गलत हो जाता है और सही आंसर हमारा ऑप्शन डी है। देखिए, एंशियंट इंडिया के फिलोसोफर के ऊपर सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, और चाहे वो बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड हो या जैनिज़्म से एसोसिएटेड हो, तो उनसे ही संबंधित ये सवाल है और CAPF में पूछा गया है। सवाल यह है कि सयाना द फेमस कमेंटेटर ऑफ द वेदास फ्लरिश्ड अंडर द रूल ऑफ, यानी जो फेमस कमेंटेटर हैं वेदों के, नाम है इनका सयान, ये किनके रूल में फ्लरिश करते हैं? पहला ये बहमनी किंग्स, दूसरा गोलकोंडा किंग्स, तीसरा गजपति किंग्स और चौथा विजयनगर किंग्स। तो बेहद इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं ये, स्पेशली गजपति किंग्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है 2 साल पहले सिविल सर्विसेज के अंदर, ध्यान होगा आपको, वो पूछा गया था यूरोपियन से एसोसिएट करके। चौथा विजयनगर एम्पायर पर तो हर साल किसी न किसी तरीके से सवाल आते हैं। बहमनी किंग्स भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका आंसर जो है, पहले सयाना के बारे में समझ लेते हैं। ये संस्कृत मीमांसा स्कॉलर थे विजयनगर एम्पायर से, तो विजयनगर एम्पायर से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और NCERT में डायरेक्टली नहीं है, इस वजह से इसे ध्यान रखिएगा अलग से। ये कमेंटेटर हैं वेदों के और बुक्का राय प्रथम के दरबार में थे और इनके सक्सेसर हरिहर सेकंड के दरबार में। ऋग्वेदा पर इनकी कमेंट्री है और ये एडिट की गई है मैक्स मुलर के द्वारा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसा कि मैंने बताया, विजयनगर एम्पायर से संबंधित है। तो सही आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, विजयनगर किंग्स। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं और जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में नए इनिशिएटिव के साथ। और हिस्ट्री प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने के लिए। धन्यवाद।